गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक? ओके। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे फोकस्ड होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि नीट, आईआईटी, केवीपीवाई, बिट्स एंड सो ऑन। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इजी है, समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को। ये टॉपिक किस बारे में पहले ये जान लेते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कंडक्टिविटी के बारे में, हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। और कंडक्टिविटी सभी आयंस की डिफरेंट होती है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट आयंस डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं टू कैरी द करंट, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ करंट जो आयंस कैरी करेंगे वो भी डिफरेंट होगी, है कि नहीं बात ये वाली। तो एग्जाम्पल देखिए जरा कि मान लीजिए कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में दो आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट है वो कैरी किया जाता है H आयंस के थ्रू, यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन की टर्म्स में बात करता हूं तो 0.84 करंट या 84% करंट कैरी करता है H आयन और 0.16 करंट या फिर 16% करंट कैरी करता है सल्फेट आयंस, ठीक है। तो इन जनरल 84% करंट इज कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन एंड 16% करंट इज कैरिड बाय सल्फेट आयंस, ठीक है। तो डिफरेंट करंट कैरी किया गया बाय डिफरेंट आयंस, क्योंकि इनके कंडक्टिविटी में डिफरेंस था। कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इन आयंस की स्पीड में डिफरेंस आता है, क्योंकि आयंस जो है वो सॉल्यूशन में मूव करते हैं और हर आयन की सॉल्यूशन में मूव करने की स्पीड डिफरेंट होती है। तो स्पीड का मेजर हम करते हैं एक नंबर से, उस नंबर को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आज हम उसी नंबर के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो वो क्या है? तो इट सेज दैट it is the amount of current carried by cation or anion divided by the total amount of current carried by both the ions. So basically it is the fraction of current that is carried by each ion, that is cation or anion. तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या बनता है? लेट्स से T प्लस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation. That will be equal to I plus divided by I, where I plus is the current carried by all the cations in the solution and I is the total amount of current carried by all the cations as well as all the anions. Similarly, T minus हमारे पास होगा I minus divided by I, and where I is equal to I plus एंड I माइनस का सम। समझ गए बात ये वाली? तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं वर्ड्स में तो क्या बनेगा? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायन और एनायन in an electrolytic solution. I think you got that part. समझ में आया ना सभी को? ओके, सो अगर मैं इसी को ही ट्रांसपोर्ट नंबर कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, अभी डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो कैटायंस और एनायंस की स्पीड से किस तरह रिलेटेड है और उस चीज को हम डिराइव करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अब हम ये पता करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो आयन की स्पीड से किस तरह रिलेटेड होता है। तो उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा और डेरिवेशन के लिए हमारे सामने है एक डायग्राम। तो इस
कंटेनर में हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है, ओके। बीच में हमने एक बाउंड्री बना दी है, इस बाउंड्री को हम रेफरेंस मान के आयंस की मूवमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। अब V पॉजिटिव क्या है? V पॉजिटिव इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कैटायंस एंड V नेगेटिव इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एनायंस। अब जब मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा तो इलेक्ट्रोड्स हमारी करंट पास करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से आयंस मूव करेंगे टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयंस मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। आई थिंक सभी ये बात समझे होंगे यहां पे, है ना, ओके। अब थोड़ी बहुत और टर्म्स हम डिफाइन करते हैं इसमें, वो क्या होंगी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे पास कैटायंस का नंबर भी तो होना चाहिए ना। तो लेट्स से N positive is the number of cations in the solution, N negative is the number of anions in solution। कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में N पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायंस है, N नेगेटिव नंबर ऑफ एनायंस है। अब कैटायंस एनायंस हमारे पास है तो उन पे कोई चार्ज भी तो होगा ना। वो चार्ज क्या है? लेट्स से Z पॉजिटिव इज द चार्ज नंबर on cation, let's say that charge number be 1 2 3 4 5, it is just the magnitude, ठीक है। उसी तरह Z negative is the charge number on anion। समझ गया सब बातें वाली? ओके, वेरी गुड। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट विल बी इक्वल टू N पॉजिटिव Z पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू N नेगेटिव Z नेगेटिव। फिर दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द कैटायन एंड दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द एनायन। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए दोनों आयंस पे चार्ज हमारा बराबर होना चाहिए। समझ गए बात ये वाली? ओके। अब एक टर्म और डिफाइन करता हूं, उसे मैं कहता हूं E, वेयर E इज कॉल्ड द यूनिट चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, फिर E इज द यूनिट चार्ज। समझ गए बात ये वाली? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। स्विच को ऑन कर दिया था ना, आयंस मूव कर रहे थे, पॉजिटिव आयंस वाज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड वाइस वर्सा फॉर द नेगेटिव आयंस। तो जब आयंस मूव करेंगे तो वो चार्ज कैरी करेंगे, और जब चार्ज कैरी होता है यूनिट टाइम में तो उसको हम करंट कह देते हैं। तो कितना चार्ज कैरी होगा उसे हमें देखना है, कितना करंट कैरी होगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, टोटल करंट carried by cations that will be equal to total charge of the ions divided by time taken for the ions to move towards the electrode, ठीक है। तो Q positive is the total charge of the cations and T is the time taken by the cation। समझ गए बात ये वाली? ओके। तो टाइम क्या होगा, पहले हम देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे। तो फ्रॉम फिजिक्स बेसिक लॉ, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ गए बातें वाली? यहां पे ध्यान देंगे, टी यहां पे टाइम है, इसे टी ट्रांसपोर्ट नंबर से कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। तो दैट अगर मैं कैटायंस की बात कर रहा हूं तो अगर मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है कैटायंस के लिए तो मुझे कैटायंस की स्पीड चाहिए जो कि V पॉजिटिव है। तो V पॉजिटिव इज द स्पीड ऑफ द कैटायंस दैट टेक्स टाइम T टू कवर द डिस्टेंस D। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम होगा दैट विल बिकम D डिवाइड बाय V पॉजिटिव। दिस इज द टाइम टेकन बाय द कैटायन टू कवर द डिस्टेंस। समझे बात ये वाली? ओके। सिमिलरली
For anion, T will become V, not V, D डिवाइड बाय V नेगेटिव। ये हमारा किसके लिए हो गया? ये हमारा एनायन के लिए हो गया। अब मुझे चेक करना है कि Q क्या होगा। तो इस Q को चेक करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पार्ट इरेज करना पड़ेगा। बिफोर आई इरेज दैट पार्ट, इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो हमें Q पॉजिटिव फाइंड करना था, वो चेक करते हैं। तो Q पॉजिटिव किसके इक्वल होगा? इट इज द चार्ज ऑफ द कैटायन। कितने कैटायन मेरे पास है? N पॉजिटिव। उन पे चार्ज नंबर कितना है? Z पॉजिटिव। अगर मैं N पॉजिटिव Z पॉजिटिव को E से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलोम्ब। ठीक है, सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस इन कूलोम्ब। फिर कूलोम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सिमिलरली Q माइनस क्या हो जाएगा? दैट विल बी N माइनस Z माइनस E। फिर E इज द यूनिट चार्ज। समझ गए सब बातें वाली? देखिए ध्यान दे, दिस इज जस्ट ए नंबर। इस नंबर को अगर मैं यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे टोटल चार्ज मिलेगा ना। समझ गए ना बातें वाली? ओके ओके, तो करंट हमें फाइंड करना था I पॉजिटिव वाज इक्वल टू Q पॉजिटिव डिवाइड बाय T, where T is the time taken by the cation to move across this solution। Q पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास है N पॉजिटिव Z पॉजिटिव E डिवाइड बाय टाइम हमारे पास कितना आया था? D डिवाइड बाय V पॉजिटिव। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो मुझे मिलेगा Z पॉजिटिव N पॉजिटिव E V पॉजिटिव डिवाइड बाय D। So this is the total current carried by the cations, and by similar doing I can find I minus, that will be equal to N minus Z minus V minus E divided by D. This will be I minus current carried by the anions. Now we want total current। ठीक है, तो I हमारे पास इक्वल होगा I पॉजिटिव प्लस I माइनस के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को भी। तो चलिए बच्चे, अब ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करते हैं जो अभी तक हमने डाटा ऑब्टेन किया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू I पॉजिटिव डिवाइड बाय I। फिर I पॉजिटिव कम्स आउट टू बी N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव E डिवाइड बाय T D डिवाइडेड बाय टोटल क्या था? टोटल हमारे पास था I वाज इक्वल टू I पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। I पॉजिटिव हमारे पास था N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव E डिवाइड बाय D प्लस N नेगेटिव Z नेगेटिव V नेगेटिव E डिवाइड बाय T। तो 1 बाई E बाई D कॉमन निकाल लेते हैं, मुझे मिलेगा N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव प्लस N नेगेटिव Z नेगेटिव V नेगेटिव। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा E डिवाइड बाई D N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव प्लस N नेगेटिव Z नेगेटिव V नेगेटिव। तो E बाई D से E बाई D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T पॉजिटिव विल बिकम N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव डिवाइड बाय N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव प्लस N नेगेटिव Z नेगेटिव V नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन क्या थी? ध्यान देंगे, दैट वाज N पॉजिटिव Z पॉजिटिव विल बी वाज इक्वल टू N नेगेटिव Z नेगेटिव। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ तो वो क्या बनेगी? ध्यान देंगे, दैट विल बिकम N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव डिवाइडेड बाय N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव प्लस
N पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, V नेगेटिव। तो N पॉजिटिव Z पॉजिटिव कॉमन निकाल लेंगे हम, तो दैट विल बिकम N पॉजिटिव Z पॉजिटिव V पॉजिटिव डिवाइड बाय N पॉजिटिव Z पॉजिटिव कॉमन V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। तो इससे ये कैंसिल हो गया, समझ गए बात ये वाली। तो एट द एंड T positive comes out to be V positive divided by V positive plus V negative. So this is the transport number for the cation, and by similar doing we can find the transport number of the anion. समझ गए सब बात ये वाली, इसे नोट करेंगे, फिर एक लास्ट पॉइंट और करेंगे हम यहां पे। तो बच्चे अभी हमने एक इक्वेशन फाइंड करी, वो लिख लेते हैं एक बार। तो हमने फाइंड किया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन दैट विल वाज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन दैट इज V नेगेटिव डिवाइड बाय V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। लेट मी कॉल दैट 1, लेट मी कॉल दैट 2। तो मैं 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो T पॉजिटिव बाय T नेगेटिव विल बिकम इक्वल टू V पॉजिटिव बाय V नेगेटिव, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। एंड फ्रॉम दैट आई कैन से दैट ट्रांसपोर्ट नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द आयन। आयन में बी कैटायन और इट में बी एनायन। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, उतना ज्यादा चार्ज कैरी किया जाएगा बाय दैट पर्टिकुलर आयन। समझ गए बात ये वाली सभी, पक्की बात है? ओके। अब एक बात हम और कर लेते हैं कि आयंस मूव करते हैं सॉल्यूशन में, तो जितना छोटा आयन होगा उतनी फास्ट मूव करना चाहिए ना उसको, बोलो हाँ कि ना? हाँ ना? ओके। तो अगर मैं एल्कलाई मेटल्स की बात करता हूं, एल्कलाई मेटल्स में मैं जब आयन बनाता हूं उनके, तो उन आयन का साइज कुछ इस तरह से होता है। तो जब मैं इनके गैसियस आयन बनाता हूं, तो गैसियस आयन का साइज कुछ इस तरह से होता है। ठीक है? तो अब गैसियस आयन का साइज इस तरह से है, तो स्पीड का डायरेक्शन क्या होगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर साइज का ये ऑर्डर है तो स्पीड का ऑर्डर ये होना चाहिए। है कि नहीं? दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दैट। तो स्पीड का ऑर्डर ये नहीं होता, यही होता है जो यहां पे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे गैसियस आयंस के साइज का जो ऑर्डर है वही स्पीड का ऑर्डर होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, इसे नोट कर लेंगे पहले। तो बच्चे अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे साइज ऑफ अल्कलाई आयंस ये होता है, स्पीड ऑफ आयंस भी ये है। दिस इज द साइज ऑफ आयन इन गैसियस स्टेट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। तो साइज बड़ा है बट फिर भी इसी की स्पीड ज्यादा क्यों है? इसका आंसर हम इस तरह से देंगे कि जब एक आयन वाटर में जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उस आयन को घेर लेते हैं। उस घेरने की प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। कैसे होता है ध्यान देंगे तो मान लीजिए ये हमारे पास कैटायन है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस आयन को इस तरह से घेर लेते हैं लाइक दैट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है? और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली दिखाना चाहता हूं तो क्या बनेगा? मान लीजिए कि मेरे पास लिथियम आयन है, तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इसको घेर लेंगे। ठीक है? एंड दिस process is called hydration and this ion is called hydrated ion. ठीक है? हाइड्रेटेड आयन।
हाइड्रेशन की एक कंडीशन है और वो क्या है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है एक बार। तो हाइड्रेशन कंडीशन ये है, जितना छोटा साइज आयन का होगा और जितना ज़्यादा चार्ज आयन का होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन आयन का होगा, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज बाय साइज रेशियो पे। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, लार्जर द चार्ज ऑन द आयन, मोर विल बी द हाइड्रेशन ऑफ द आयन। ठीक है, क्योंकि उसकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है। देखो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। स्मॉल एरिया में ज्यादा चार्ज का होने का मतलब है ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर होना, क्योंकि चार्ज वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज इज मोर पावरफुल देन द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन पावर ज्यादा है, इसीलिए लिथियम ज्यादा हाइड्रेटेड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और सीजियम कम हाइड्रेटेड होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर मैं वहां पे हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखना चाहता हूं तो वो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, लिथियम इज मोर हाइड्रेटेड देन सोडियम पॉजिटिव, more than potassium positive, more than rubidium positive, more than cesium positive. So this is the size now in aqueous solution. अब क्योंकि ये साइज है हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए सीजियम की स्पीड ज्यादा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो सीजियम कंडक्ट्स मोर कंडक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। सीजियम के मूव करने की स्पीड ज्यादा है, सीजियम का ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ के सब बात ये वाली। तो कहने की बात अब ये है, मोर हाइड्रेशन लेस स्पीड, मोर हाइड्रेशन लेस स्पीड, मोर हाइड्रेशन लेस स्पीड। क्लियर और नॉट? ठीक है, नोट कर लेंगे। और यही सेम बात अप्लाई होगी नेगेटिव आयंस के लिए भी, नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी हमने किया कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी जो है वो साइज या हाइड्रेशन पे किस तरह डिपेंड करती है। अब एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एबनॉर्मल हाई कंडक्टिविटीज ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। देखिए H पॉजिटिव का साइज स्मॉलेस्ट होता है। अगर H पॉजिटिव का साइज स्मॉलेस्ट है तो उसका हाइड्रेशन हाईएस्ट होना चाहिए, हाइड्रेशन मस्ट बी हाईएस्ट। और अगर H पॉजिटिव का हाइड्रेशन हाईएस्ट होना चाहिए तो उसकी जो स्पीड है वो लोएस्ट होनी चाहिए, और अगर उसकी स्पीड लोएस्ट है तो उसकी कंडक्टिविटी भी तो लोएस्ट होनी चाहिए ना। ये बातें हमें प्रिडिक्ट करनी पड़ी फ्रॉम आवर प्रीवियस थ्योरी, बट ऐसा नहीं है, उसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट है। इसका कारण क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हमें वो देखना है। अब तो बहुत सिंपल है इसका मैकेनिज्म। देखिए, तो जब H पॉजिटिव हमारा वाटर में प्रेजेंट होता है तो वो बना लेता है H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टिविटी को। तो पहली बार इस तरह की कंडक्टिविटी जो अभी हम बताने वाले हैं वो एक्सप्लेन करी थी वॉन ग्रोथस ने। तो वॉन ग्रोथस फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दिस कंडक्टिविटी। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रोथस कंडक्टिविटी। अभी किस तरह से है वो देख लेते हैं, जरा ध्यान देंगे, बिल्कुल केयरफुली ध्यान देंगे। यहां मेरे पास प्रेजेंट है हाइड्रोनियम आयन और बाकी तरफ मेरे पास प्रेजेंट है वाटर। तो लेट्स से हाँ वाटर बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं यहाँ पे हम। लेट्स से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेट्स से मैं एक और हाइड्रोनियम आयन बना देता हूँ यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है वाटर।
दूसरे आयंस जो है वो मूव करते हैं। जैसे मैं आयन हूं मान लीजिए, तो मैं यहां पे हूं तो मैं यहां पर मूव करूंगा लाइक दैट, इस तरह से। लेकिन हाइड्रोजन कैसे मूव करता है कि मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं, दूसरा पार्टिकल वहां खड़ा है और ये चोक जो है, इस चोक को आप मान लीजिए H पॉजिटिव, तो फेंका जाएगा चोक, यहां से यहां फेंकेंगे तो दूसरा पार्टिकल उसे कैच करेगा लाइक दिस, तो कैच करेगा, तो इस तरह से जो कंडक्टिविटी है वो हाई हो जाती है। तो यही काम यहां पर होगा कि ये चीज H पॉजिटिव को गेन करेगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ऐसा कुछ काम होगा तो यहां से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां पे हमारा H पॉजिटिव आके जुड़ गया, तो H पॉजिटिव यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। सेम मेथड यहां पर भी होगा, इधर लिया जाएगा और ये बॉन्ड यहां से तोड़ दिया जाएगा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस नाउ। सो लाइक दैट H पॉजिटिव मूव करेगा। अब इसमें H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर कूद कूद के जा रहा है, मतलब ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, वो खुद मूव नहीं कर रहा, तो इसी वजह से इसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट है सभी कैटायंस में। और अगर मैं OH नेगेटिव की बात करता हूं तो वो भी कुछ इसी तरह की कंडक्टिविटी शो करता है। किस तरह करता है वो देखते हैं। तो मैं इस पार्ट को एक बार इरेज करना चाहूंगा, ध्यान देंगे OH नेगेटिव कैसे काम करता है यहां पे। तो मेरे पास प्रेजेंट है यहां पे OH नेगेटिव और यहां मेरे पास प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, यहां मेरे पास प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं इसी की बात कर लेता हूं। लेट मी टेक वन मोर OH नेगेटिव हियर। मैं बस एक्सप्लेन करूंगा एक ही पार्ट को ताकि और डिफिकल्टी ना हो। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हुआ और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हुआ। अब क्या होगा, अब ये यहां से H को लेगा, ये बॉन्ड यहां पे तोड़ देंगे हम, समझे बातें वाली। तो जब ऐसा होगा तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा वो देखते हैं, ध्यान देंगे जरा हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि H पॉजिटिव हमारा यहां जुड़ के ये न्यूट्रल हो गया और यहां पे हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव पहले यहां पे था, वो यहां पर आ गया। सेम बात यहां पर होगी, तो ये H जो है वो इसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम न्यूट्रल, तो यहां पे हमारे पास बन गया वाटर मॉलिक्यूल और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया O वाले पे। तो इस तरह से हमारा OH नेगेटिव जो है वो ट्रांसफर होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथस कंडक्टिविटी। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आई होगी। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो भी एक बात इंपॉर्टेंट है। तो H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है OH नेगेटिव की कंडक्टिविटी से। क्यों होती है? क्योंकि H पॉजिटिव में हमारे पास बनता है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन का जो बॉन्ड है उसे तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल में OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था जिसपे O पे पॉजिटिव चार्ज था और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता है। तो ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ इस बॉन्ड के मुकाबले वीक है। दिस इज वीकर बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो वीकर बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए H पॉजिटिव फास्टली मूव करता है। इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसी वजह से OH नेगेटिव की कंडक्टिविटी H पॉजिटिव से लेस होती है। समझे सब बात ये वाली? समझ गए ना? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। दैट वाज द टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, ठीक है। सो एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का काम। तो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम समझेंगे ऑर्गेनिक को। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।